हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेके आया हूँ। हमारा जो लास्ट में टॉपिक एक रह गया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें कुछ पॉइंट्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे और वहाँ पे हमने कहा था कि कुछ इसके पॉइंट बाकी रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हम लेके आए हैं वो जो भी नेक्स्ट जो पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे किसी वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए उसकी जो nवें कोश में ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, उसकी त्रिज्या को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये पार्ट 2 है अपना, 11th क्लास से रिलेटेड है, जिसमें क्या कहा गया है कि बोर मॉडल से संबंधित शेष बिंदु जो है हमने आज इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, तो अपना अगला पॉइंट है कि बोर कक्ष में जो है त्रिज्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से कितने दूर त्रिज्या पर क्या कर रहा है, वर्ताकार पथ में चक्कर काट रहा है या गति कर रहा है, तो वो उसकी त्रिज्या कितनी है वो हम आज को इसमें डिसाइड क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में कहा था कि एमवीआर क्या है, इसका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एमवीआर जो किसके बराबर होता है, NH/2π। NH/2π में हमने वहां पे डिस्कस किया था कि m जो है, n क्या होते हैं, कोश या कक्षा होती है जो पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 या सो ऑन इस प्रकार से हो सकती है, और हमने इसके लिए एक के मान भी प्राप्त किए थे कोणीय संवेग के। तो ये किसके बराबर होता है एमवीआर, NH/2π के, इसके बराबर है इसका पूर्ण गुणज होगा 1, 2, 3, 4 के रूप में। तो वेलोसिटी जो होती है वो हमने लास्ट वीडियो में क्या पता किया था कि 2.186 इंटू 10⁸ इंटू Z जिसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, और n जो है उस कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसके लिए हो जाएगा सेंटीमीटर/सेकंड। ये हमारा लास्ट वीडियो तक का काम था। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं कि अगर v का मान रखा जाए, कहां पे रखा जाए, इस समीकरण में, कोणीय संवेग वाले समीकरण में रखा जाए, तो क्या हो जाएगा, m की जगह m आ गया और v की जगह पूरी वैल्यू हमने लिखी है 2.186 इंटू 10⁸ इंटू Z/n इंटू ये r यहाँ पे रह गया और NH/2π आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद में जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, जो r होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है, यहाँ पे हमने r को अपनी जगह पे रखा है और बाकी ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पे ले आए हैं, इसको ऊपर लेके गए हैं, इसको ऊपर लेके गए हैं और इसको नीचे लेके आए हैं। ठीक है, तो r जो है किसके बराबर हो जाएगा, n² इंटू h² अपॉन 4π² E² m इंटू Z। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है, n और h और ये सारे, तो n जो है कौन सी कक्षा इलेक्ट्रॉन की, h जो है प्लांक नियतांक है, वो उसका वैल्यू हमने यहाँ लिख रखा है 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड। अगर इसको जूल सेकंड में बोलें तो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको अर्ग सेकंड में लेना है। और 4 फिक्स वैल्यू है, पाई भी फिक्स वैल्यू होती है, 3.14 होती है या 3.14 होती है। ई जो है उस इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आवेश यहाँ पर ले रखा हमने, कितना है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 4.8 इंटू 10⁻10 AMU। AMU क्या होता है, ये प्राचीन इकाई है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, यू फॉर यूनिफाइड मास बोला जाता है अभी वर्तमान में। पहले क्या बोला जाता था, AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, तो ई हो गया, m जो हो गया इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, जो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में होता है। अब यहाँ पे ग्राम में लेना है, अगर किलोग्राम में होता तो कितना होता, -31 किलोग्राम होता। ठीक है, -31 किलोग्राम में होता तो, और ग्राम में तो -28 रहेगा, और यहाँ पर जो Z है उस एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से n² को इधर ला रहे हैं और Z को अपनी जगह पर रख रहे हैं। बाकी जो इनकी वैल्यू h की, 4 की, पाई की, e की और m की, ये वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना स्टेप रहता है r h² यही रखा, n को अपन इधर ले आए। ठीक है, 4π² E² इंटू m जो है उसको एक साथ रख दिया। इनकी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू रखी है इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो r बराबर इसका वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 4 की वैल्यू आ गई, ये 3.14 की वैल्यू आ गई, और ये e की वैल्यू आ गई, कितना है अपने पास में 4.8 इंटू 10⁻10, ये इसका स्क्वायर है इसलिए इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और m को क्या कर दिया हमने, उसकी वैल्यू रख दी। और ये जो वैल्यू है n² और Z, इसको हम अलग रखते हैं, क्यों, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन और अलग अलग परमाणु के लिए ये वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है। तो क्या करते हैं, इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आती है, R जो है वो किसके बराबर होगा, 0.529 इंटू n² अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है,
एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो या तो ये वैल्यू, या फिर अगर मीटर में लिखना हमें तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 10 की घात माइनस 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.529 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में ले रहे हैं इसलिए 10⁻⁻10 लिख दिया है, और ये n² तो यहाँ पर n क्या रहेगा, हमें ये सूत्र और एक ये सूत्र या फॉर्मूला हमें बस सीधा सीधा याद रखना चाहिए। पीछे ये वैल्यू किस प्रकार चाहिए ये हमें कोई पूछता नहीं है, हमें हमारे पास में क्वेश्चन जो आता है वो इसके ऊपर आता है कि r जो है त्रिज्या पता करनी है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के वर्ताकार पथ में कौन से पथ में घूम रहा है वो, ठीक है। तो उसको परमाणु का क्रमांक उस क्या है, हीलियम है या हाइड्रोजन है या क्लोरीन है या ऑक्सीजन है, किसी परमाणु का नाम लिख देगा वो, तो उसका जेड हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर n की वैल्यू दे देगा कि 5वें कोष में है या तीसरे कोष में है या दूसरे कोष में या पहले कोष में है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुटअप करनी है और सीधा हमें r का मान पता करना होता है। ये सिंपल फॉर्मूला है, हमें सीधा ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इलेक्ट्रॉन जो है जब निम्न तल से उच्च ऊर्जा तल में जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तभी तो क्या होगा कि कोई पार्टिकल है वो एनर्जी पाएगा, तभी एनर्जी पाकर क्या हो जाए, उस ऊपर उछलना चाहेगा, है ना। अगर एनर्जी नहीं, अगर हमारे में भी एनर्जी नहीं, क्या हम ऊपर उछल सकते, क्या नहीं उछल सकते। तो उस समय क्या होती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, तभी क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन, ये जो वर्ताकार पथ होते हैं ये वाले पथ, ठीक है, तो यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करे, उच्च ऊर्जा तलों में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है। और जब उच्च ऊर्जा तलों से पुनः लौटेगा तो जो अवशोषित की ऊर्जा उसको क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो यही अपना पॉइंट है कि ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा पुनः लौटने पर ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा का अंतर कितना होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, अगर यहां से यहां गया तो अंतिम और प्रारंभिक अवस्था ही हो गई, तो क्या किया जाएगा, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाएगा। या फिर दूसरा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन था, यहां पर आया है, तो क्या करेगा, ये अंतिम अवस्था हो गई, इधर देखो यहाँ पे ये अंतिम अवस्था हो गई, ये प्रारंभिक हो गई, तो अंतिम में से प्रारंभिक किया जाएगा। अंतर कब निकालते हैं कि मेरे पास में घर से निकला था तब 50 रुपए थे और अब मैं आ गया हूं तो मेरे पास जेब में 10 रुपए, तो अंतर कैसे पता पड़ेगा कि 50 में से 10 को घटाओगे, है ना। या फिर यूं कहें कि अभी कितने 10 रुपए, तो 10 में से -50 करोगे, 10 -50 करोगे ना तो कितना आएगा, -40। तो -40 का मतलब, -40 मतलब मेरे से खर्च हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाए, अंतिम माइनस प्रारंभिक किया जाता है। हमेशा अंतर कब निकालोगे, अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था को घटाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, डेल्टा जो चिन्ह लगाया जाता है ये वृहद अंतर के लिए लगाया जाता है, वृहद अंतर, ठीक है। तो अंतर है उसके लिए डेल्टा लगाया, किसका अंतर है, एनर्जी का अंतर निकाल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा E2 कि अंतिम अवस्था में एनर्जी कितनी थी और प्रारंभिक अवस्था में एनर्जी कितनी है। तो E2 माइनस E1, तो डेल्टा ई, अपन ने एक फॉर्मूला भी लगाया था, E जो होता है एनर्जी जो होती है किसी फोटोन के लिए बात करें तो कितनी होती है, H इंटू न्यू के गुणनफल के बराबर होती है, E बराबर H नहीं होता है, ठीक है। H होता है वहां पे प्लांक नियतांक और न्यू होती है उस फोटोन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वहीं से ये E जो है क्या, अगर E लें तो H नहीं हो गया और डेल्टा लगाया तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो यहां से अपने को अगर न्यू पता करना उस इसकी वर्ताकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पता करनी है तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 और H जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया आवृत्ति को ज्ञात करने का, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। यहाँ पर भी क्या है, काफी सारे स्टेप्स हैं, लेकिन हमें स्टेप के रूप में एक लास्ट वाला स्टेप है जो एनर्जी nवें कोष में एनर्जी को है किस वैल्यू को लेते हुए हमें पता करना होता है, ज्ञात करना होता है, वो एक फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। बाकी बीच में कुछ स्टेप्स आएंगे वो अपन सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऊर्जा जो होती है स्थिति तथा गतिज ऊर्जा का योग होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा ही है ना। कोई भी जो एनर्जी होती है दो चीजों का योग होती है। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन का अनंत से, इलेक्ट्रॉन जो है ये अनंत, या इलेक्ट्रॉन जो अनंत पर बैठा है, ठीक है, और उसको कहां पर ला रहे हैं, नाभिक के समीप ला रहे हैं, ठीक है, नाभिक के समीप ला रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होता है, कुछ कार्य करना पड़ेगा हमें, कुछ कार्य करेंगे तभी तो आ पाएगा, नहीं तो अपना आप तो आएगा नहीं, ठीक है। एक ऐसी कल्पना करो कि हमने कुछ कार्य किया इलेक्ट्रॉन को नाभिक के समीप लाने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर En का मतलब क्या है, nवें कोष में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऊर्जा, nवें कोष में n बराबर 1 2 3 4 अभी बार बार बोल रहे हैं अपन, ठीक है। कोई भी हो सकती कक्षा इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए,
ठीक है। तो ई एन बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है, दोनों का योग होती है। और ये हमने क्या किया है, ये तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है और ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। क्या होता है, ई एन बराबर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो अब यहां पर आपको पता है कि जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग करेंगे तो nवें कोस में जो है एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाएगी, यहां पर ये जेड स्क्वायर अपॉन आर जो है हमने किसके बराबर लिया था, वहां पर किसके बराबर लिया था लास्ट वीडियो में, mv स्क्वायर के बराबर लिया था। तो यहां पर जो ई एन जो होगा nवें कोस में ऊर्जा जो होगी वो माइनस 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। नेक्स्ट अपन स्टेप इसका लेते हैं, तो माइनस 1/2 जेड स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, ये वैल्यू है अपने पास आर की वैल्यू आई थी, ये रही आर की वैल्यू, ये रही आर की वैल्यू। ठीक है। एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम इंटू जेड। ठीक है। ये आर की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करने हैं, पुटअप करने वाले हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पर पुटअप की हमने, जेड स्क्वायर अपनी जगह पर है, आर की वैल्यू अब आर जो अपॉन में है तो यहां से शुरू करेंगे हम, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और जो उसके अपॉन में था वो यहाँ ऊपर आ गया। तो क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू एम इंटू जेड। तो इन सब की वैल्यू को जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या किया है, जेड स्क्वायर को बाहर ले लिया है और एन स्क्वायर को बाहर ले लिया है। ठीक है। तो अपने पास में क्या वैल्यू मिलेगी हमें अगली, ई एन, एनवें कोस में एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाएगी, माइनस इसको, इन सबको क्या कर लिया, हल कर लिया है। हल करने पर हमें जो वैल्यू मिली है कितनी मिली है, 2.179 इंटू 10⁻11 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर हमें कहा जाता है कि एनवें कोस में ऊर्जा को अर्घ प्रति एटम, अर्घ प्रति परमाणु में ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू रखकर उस परमाणु का क्रमांक और उस कक्षा को, जो कक्षा दी गई है पहली दूसरी तीसरी, वो रखनी पड़ेगी। इसके लिए अपन आगे न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज। अगर हमें जूल प्रति एटम में पूछता है कि जूल प्रति एटम में ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 की घात -11 की जगह 10 की घात -18 करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी का वैल्यू पूरा का पूरा सेम है यहाँ पर। या अगर हमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ज्ञात करना है, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का सूत्र जो है उसको उपयोग में लेकर उसकी एनवें कोस में ऊर्जा को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है कंपटीशन क्लासों में, कंपटीशन एग्जाम में यही वाला जो है आपको पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ज्ञात कीजिए। इसको अभी पूछना कम कर दिया गया, लेकिन हमें तीनों फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 की घात -11, यहाँ पे 10 की घात -18 है। ठीक है। और यहाँ पे ये आर की वैल्यू हमने लिख रखी है। ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें नील्स बोर के जो क्या कहते हैं दिए गए थे बहुत सारे पॉइंट, और नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी और बहुत सारी उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानते हुए पॉइंट्स दिए थे, जो कि आज की केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।